सस्यामला न्यूज़ चैनल। सरकार ने 4 नए लेबर कोड लाए हैं। उसमें अगर बोलचाल के भाषा में कहें तो लेबरों का यानी जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके अधिकारों का हनन का प्रयास किया गया है, ऐसा ट्रेड यूनियनों का कहना है। कुछ ऐसा है कि जो काम कंपनियों में 9 घंटा लिया जाता था मजदूरों से, अब उसी पैसे में 12 घंटा लेने का प्रावधान शायद आया है। लेबर लोग अब अपना यूनियन बनाने की स्थिति में नहीं होंगे। लेबर को हटाने के लिए कंपनी मालिक स्वतंत्र हो गया। अब उसमें सरकार के कोई रोक ठोक नहीं चलेगी। कई ऐसी बातें हुई हैं इन 4 लेबर कोडों से जो सीधा सीधा देश के गरीब, मजबूर, लाचार, बेबस मजदूरों के हानि पहुंचाना है। इसके बारे में विस्तार से हम जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे अजय जी से, जो AITUC के यानी एटक के ये महासचिव हैं बिहार प्रदेश के। इनसे बात करते हैं कि यह जो 4 कोड आए हैं इससे आम मजदूरों को क्या लाभ होना है और क्या हानि होनी है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, 4 जो लेबर कोड आए हैं नए, पुराने सभी लेबर कोडों को ख़त्म करके 4 बनाए गए। आप लोग इसका पहले से भी विरोध कर रहे थे, लेकिन बिहार चुनाव के परिणाम को देखने के बाद भारत के जो सरकार है, केंद्रीय सरकार, उसने इन 4 कोड को हरी झंडी दिखाई। इन 4 जो कोड आए हैं इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, जिससे कि खासकर जो लेबर लोग, मजदूर लोग हैं, उनके साथ आने वाले समय में क्या स्थिति होने वाली है। ये जो 4 लेबर कोड जो 21 तारीख को गजट से नोटिफाइड हुआ जी, उसमें एक वेज कोड 2019 में ही पार्लियामेंट में पारित हुआ, बाकी 3 कोड 2020 में पारित हुआ। आप इस बात को जानते हैं कि ये उस दौर में पारित हुआ पार्लियामेंट से जब देश कोरोना से काफ़ी ग्रसित था और लॉकडाउन लगा हुआ था। लोग जान बचाने के लिए घर में बंद थे, लेकिन सरकार उसी समय यह एक षड्यंत्र के तहत इस बिल को लाया और बिना पार्लियामेंट अपोजिशन की मौजूदगी में इसको एक तरफा पारित कराया। ट्रेड यूनियन, तमाम ट्रेड यूनियन के लीडर इस कोड को पढ़ने के बाद यह समझते हैं कि यह एक मजदूरों पर के खिलाफ षड्यंत्र है, या यहाँ तक हम कह सकते हैं इस कोड को कि यह मजदूरों को नरसंहार करने का ये जो है सो कानून है। आप कहिएगा नरसंहार, हत्या कर दी। हाँ, हत्या कर दी जाएगी, नहीं ये है। अच्छा, हो जाएगी हत्या। अच्छा, हो जाएगी सामूहिक हत्या। मैंने जैसे अब मजदूरों को छटनी करने का जो कोई अधिकार कंपनी को दिया गया है, वेतन का कोई निश्चित गारंटी नहीं होगा, तो परमानेंट की गारंटी नहीं होगी। तो एक तरह से इसको हम लोग कहते हैं मजदूरों के लिए फांसी का ये फंदा। लगातार 20 से हम लोग हड़ताल किए, आंदोलन किए, तो इसको रोक के रखे हुए था सरकार। अब बिहार चुनाव में हम आप सब कोई जानते हैं कि बिहार चुनाव भी एक मैनेज्ड चुनाव रहा। 20 साल से जो सरकार गद्दी पर है उसके पक्ष में माहौल हो, जनादेश हो
यह विश्वसनीय नहीं है। यह तब जबकि नीतीश जी के गद्दी पर आने से पहले के तुलना में पलायन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। अब तो सर जिस तरह का परिणाम आए हैं उस तरह से वो ये कहा जा सकता है कि पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, स्वास्थ्य की कुव्यवस्था, ये सब कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं रह गए बिहार तो में। वही हम कह रहे हैं कि यह एक माने परिणाम जो है सो केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और बिहार की चुनावी मशीनरी के संयुक्त रूप से एक प्रयोग है। जो हम कह रहे थे आपको कि इतनी संकट के बाद पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा की बदहाल स्थिति, जो नौकरियां एक तो निकलती नहीं हैं, निकलती हैं उसका पेपर लीक होता है, विद्यार्थी बेरोजगार युवक 4-4, 5-5, 6-6 वर्ष तक इस एक वैकेंसी के, आज वैकेंसी निकलेगी, 2 साल के बाद उसमें अप्लाई होगा, फिर उसके 2 साल के बाद परीक्षा होगा और वो भी परीक्षा लीक हो जाएगा। तो इससे जो ग्रस्त और त्रसित जो नौजवान है बेरोजगार, इस माहौल में इस तरह का रिजल्ट होना ये अविश्वसनीय है। आप आश्चर्य की बात है कि पूरे देश के गृह मंत्री, जिनको पूरी देश की शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था को देखने की जिम्मेवारी है, वो दिल्ली छोड़ के पटना में 15 दिन 20 दिन आके बैठ गए। आखिर क्यों? आखिर क्यों? किसी पार्टी के बड़े नेता हैं, तो ऐसा आज तक पार्टी चुनाव लड़ रही है। ऐसा आज तक तो कभी कोई गृह मंत्री आके पटना में नहीं कैंप किया। आज से पहले आज़ाद हिंदुस्तान में ये आके बैठे, और उस समय यह भी चर्चा में आई कि मौर्य लोग के जिस फ्लोर पर ही थे वहाँ का CCTV कैमरा जब ये रहते थे तो उसको ढक दिया जाता था। अच्छा, लिफ्ट मैनेजमेंट का तो ये नहीं, ये उनका इंस्ट्रक्शन था। अच्छा, इसलिए ये मैनेज्ड है चुनाव। तो अब ये और लेबर कोड को इसके इस परिणाम के बाद लागू करना जी, ये बताता है कि बिहार चुनाव उनके लिए बहुत अत्यंत माने जरूरी था, क्योंकि उनके जो जिनकी गुलामी कर रही है ये सरकार, अडानी अंबानी, उसका प्रेशर था बिहार जीतने का। नहीं, बिहार नहीं, उसके अपने लाभ लेने का, विभिन्न से कानून को पास कराने। ये जो लेबर पर अंकुश लगेगा, यूनियन बनाने पर जब रोक लगेगी, मिनिमम वेज भी नहीं मिलेगा, इससे लाभ किसको होगा? इससे लाभ व्यापारियों को होगा, बिजनेसमैन को होगा। तो ये जो लेबर कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, नोटिफाइड करने के लिए उनका जो दबाव था, सरकार ने वो किया। अब वेज कोड है, मजदूर लगा पिछले शताब्दियों से संघर्ष करके जो हक हासिल किया, जिसमें मिनिमम वेज की गारंटी माने होती है। अब आप जानते हैं कि श्रम जो है कंकरेंस लिस्ट में है, उसमें विभिन्न सरकारें अलग अलग रूल बना के लागू करती हैं। लेकिन ये वेज बोर्ड में अभी भी है कि पूरे देश में मिनिमम वेज केरल में सबसे ज़्यादा है, दिल्ली में है। तो हर राज्य में राज्य सरकारें अपने बिहार में मध्यम मिल है, केरल और दिल्ली के उसके तुलना में कम है। लेकिन ये आप इमेजिन कीजिए कि वे फ्लोर वेज तय किए हैं कि सबों को वेतन दी जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी। अब फ्लोर वेज तय की है 178 रुपया प्रतिदिन, वेज कोड में है 178 रुपया प्रतिदिन। मतलब जो अभी बिहार में मिनिमम वेज है उससे भी कम। तो अगर ये केंद्रीय कानून बन जाता है तो स्टेट का भी अधिकार समाप्त हो जाएगा कि अगर कोई स्टेट
आंदोलन के बदौलत या जिस किसी भी कारणों से मिनिमम वेज बढ़ाती है, तब उसको हो जाएगा कि सेंट्रल एक्ट में तो यही है, इसलिए इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। 178 रुपया। तो सर 178 रुपये का मतलब तो कितना बहुत कम पैसा हो जा रहा है। वही तो, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि नरसंहार है, और 12 घंटे इसलिए हम कह रहे हैं कि फांसी का फंदा। तो ये वेज कोड में है, और उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन जो कोड है उसमें अभी तक था कि हमको यूनियन बनाने का अधिकार था, अपनी बात मनवाने का अधिकार हमको आईडी एक्ट के तहत हम कंसिलिएशन करते थे, नोटिस देते थे, वार्ता होती थी, हड़ताल करते थे, उसमें हाँ जो भी रास्ता था शांतिपूर्ण रास्ते थे वो। अब ये सारे अधिकार बंद हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो ये जो मजदूर लोग जो काम कर रहे हैं सर, उनके पास भी तो ये बातें पहुंची होगी, वो लोग फिर क्यों चुप हैं? मजदूर लोग देखिए, फासिस्ट हुकूमत का वो कई चाल चलती है, वो कई चाल चलती है। अब धर्म का देखिएगा कि सरकार का आडंबर धर्म का बहुत ज़्यादा है। हर मंदिर में पूजा पाठ की अभी में फंड करती है। धार्मिक मुद्दा और हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा उभरता है। एक बात और सर, तो उसके चलते सरकार के खिलाफ माहौल नहीं बन रहा। और जो आप मीडिया है, सोशल मीडिया आप आए हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसको आप देखे होइएगा कि 21 तारीख को जब किया तो 22 तारीख के अखबार में सारे प्रिंट में और सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको एक क्रांतिकारी बदलाव बताया है। मजदूरों का बल्ले बल्ले, मजदूरों की अब सारी समस्याएं खत्म हो गई। अच्छा, तो आम मजदूर जो है उसके पास तो वही मीडिया जाती है, लेकिन उस कानून के तहत जो छुपा हुआ रहस्य जो है उसके हत्या करने का वो नहीं जान पाता है मीडिया के माध्यम से। और ट्रेड यूनियन वालों की भी अपना लिमिटेशन है, क्योंकि जो 50 करोड़ मजदूर है हर के पास हम नहीं पहुंच सकते हैं समझाने के लिए। और हमारे जो जिसके पास मेरी पहुंच भी है, तो चूंकि वो धार्मिक उन्माद में रंगा हुआ है, इसलिए उसको हमारी बात से ज्यादा उनकी बातें पसंद आती है। तब तक जब तक कि उसको नुकसान नहीं, मैंने आत्महत्या करने पर वो मजबूर नहीं हो जाता है, तब तक तो इसका फायदा सरकार उठा रही है। अभी आप कहे सर धर्म की बात कहे, तो अभी आज के ही अखबार में दिख रहा था कि या कल के अखबार में था कि बिहार सरकार जो है वो सनातन धर्म जो है उसके लिए हर एक ज़िला में 38 ज़िला में एक संयोजक की बात कर रही है। जो क्या नाम है, न्यास बोर्ड जो है, धार्मिक न्यास बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। धार्मिक न्यास बोर्ड जो उसका उद्देश्य था, वो जो धार्मिक न्यास बोर्ड जो बना था उसका उद्देश्य था कि वैसे मंदिर मठ जिसके महंत उसको निजी लाभ में उपयोग करते हैं, धर्म का ख्याल कम और व्यक्तिगत लाभ ज़्यादा करते हैं। और आप इतिहास में ये गवाह है बिहार में कि बहुत से मठ महंत आपराधिक चरित्र के भी हो गए थे और वो अपने मंदिर या मठ से आपराधिक गतिविधि का संचालन भी करते थे। इसलिए सरकार ने उसको अधिग्रहित किया और सरकार उसको लेके एक जनोपयोगी जो धर्म के आधार पर जो सामाजिक समरसता या समाज में एक मेल जोल की जो होनी चाहिए वो पैदा करने के लिए। लेकिन अब इसका इस्तेमाल ये कर रहे थे, कल हम देख रहे थे कि हुआ कि अब हर मंदिर में अच्छा, सत्यनारायण भगवान की कथा कही जाएगी। अच्छा, जो इनसे रजिस्टर्ड है, जो धार्मिक न्यास परिषद के अंदर में आते हैं। अब ऐसे भी हम लोग देखते हैं
कि अब हम लोगों का भी उम्र काफ़ी दिन हो गया जी। कि अब हर मोहल्ले में कोई न कोई साधु महात्मा प्रवचन करता आते हैं, उसमें अच्छा खासा रकम खर्च होता है। जी। ये रकम कौन देता है? आम आदमी देते हैं। आम आदमी नहीं देता है इतना पैसा। अच्छा, सब सरकार के लोग देते हैं। ये भाजपा से जुड़े हुए लोग इसमें खर्च करते हैं। अच्छा। अब आपको मालूम है ना कि हम लोग हमारे इलाके में सुना कि मुरारी बापू का कार्यक्रम होने वाला है, तो पता चला कि एक सप्ताह के लिए वो 4 करोड़ रुपया लिए। एक सप्ताह के लिए 4 करोड़? हाँ, खाली वो लिए हैं अपने लिए। अच्छा। और बाकी वो जो पूरे एक सप्ताह का कार्यक्रम के व्यवस्था करने में जो खर्च है वो अलग से? वो अलग से है। सर ये तो ये 5 करोड़ रुपया आम आदमी चंदा दे सकता है? नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। ये पूंजीवाद का एक माने षड्यंत्र है। आम लोगों को धर्म में उलझाओ, धर्म में उलझा के रखो और उनको राम राम करवाओ और उनका पॉकेट से जितना पैसा है वो निकाल लो। जी। और इसमें मदद कर रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया आजकल कहा जाता है। सर एक घटना है, नवादा एक ज़िला है आपके बिहार में, नवादा ज़िला के बारसलीगंज प्रखंड आप जानते होंगे, जहाँ पहले काफ़ी चीनी मिल हुआ करता था। वो चीनी मिल अब सीमेंट फैक्ट्री के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो हमें उस फैक्ट्री पर नहीं जाना, अब धर्म की बात कहे उस पर हम कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पहले विधायक थे, अभी वो हार गए हैं। वहाँ सांसद जो हैं वो भाजपा के हैं, एक एमएलसी भी जो हैं वो भाजपा के हैं, नहीं राष्ट्रवादी लोग हैं, सनातनी लोग हैं। और 3 मठ ऐसे हैं उस प्रखंड में जो ज़मीन उसके कब्जे हो रहे हैं। और कब्जा करने वाले कोई दूसरा नहीं, एक जो पंचायत है, सौर पंचायत है बारसलीगंज प्रखंड में, उसका 2 मठ का ज़मीन भाजपा के ही पूर्व मंडल अध्यक्ष ने कब्जा करके उसको किसी में खेल का मैदान तो किसी में तालाब इस तरह से बना। क्या आप तो सर अनुभवी आदमी, क्या उपजाऊ ज़मीन जो है उसको कोई सीओ खेल का मैदान घोषित कर सकता है क्या? नहीं, ये तो स्थानीय लोगों को चाहिए कि उपजाऊ जमीन को अधिग्रहण करने का जो नियम है, तो उस नियम के तहत इसका विरोध भी होता है। अगर सरकार करना चाहती है तो विरोध होता है उपजाऊ जमीन। तो अब स्थानीय लोग, अब जैसे वहाँ सीमेंट फैक्ट्री बन रही है, सीमेंट फैक्ट्री स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सीमेंट फैक्ट्री के कई किलोमीटर आसपास आबादी नहीं होनी चाहिए। उससे जो डस्ट निकलता है वो बहुत ही जानलेवा होता है, हैजार्डस होता है। लेकिन जब वो सीमेंट फैक्ट्री वहाँ लग रहा है तो जो आप कहे सनातनी या धार्मिक संगठन है या उसके प्रतिनिधि हैं एमपी सांसद, और उनको तो इसको विरोध करना चाहिए। चूँकि इससे अब उस एक ऐसे भी कहा जा रहा है कि कैंसर की बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो सब जो कारखाने के केमिकल से जो प्रदूषण होता है, अब वह जो मनुष्य, तो वो कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन अब आप वहाँ, हमको भी कुछ लोग कहे थे कि ट्रेड यूनियन आप लोग विरोध कीजिए। हम लोगों ने वहाँ जाकर मीटिंग भी किया, लोग नहीं सहयोग किए। स्थानीय लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? इसलिए नहीं रहा कि वो मोदी जी के भक्त हैं और ये सरकार मोदी जी के ही जो उसके नुमाइंदे लोग हैं जो चंदा देते हैं बीजेपी को। तो जो कुछ बढ़े चढ़े लोग जो बीजेपी के हैं वो उससे मालिकों से पैसा लेते हैं, मालिक का पक्षधर होते हैं। आम आदमी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर अपने नेता के साथ रहता है। इसलिए एक व्यापक आंदोलन में समस्या पैदा हो रही है। नहीं, वहाँ मठ के जमीन, जैसे मठ का जमीन भी लोगों ने कब्जा कर लिया और भाजपा के ही लोग वहाँ सत्ता में थे, या आज भी भाजपा सत्ता में है। अभी आप न्यूज में सुनिए, कभी कभी गलती से आ जाता है, सोशल मीडिया में भी आता है कि हिंदुस्तान में अभी जितना जमीन कब्जा, मकान कब्जा, बलात्कार,
के मामले आ रहे हैं, उसमें से अधिकतर स्थानीय बीजेपी के नेतृत्व के साथियों का नाम आता है। अभी तो सर राजस्थान की जो हाई कोर्ट है वो एक कानून मतलब एक बार अपना स्टेटमेंट दिया कि लड़की का अगर अंडरवियर खोल करके नंगा कर दिया जाए, लड़के भी अगर नंगा हो जाए तो इसे भी रेप के तौर पर नहीं लिया जा सकता। अब क्या होगा तो रेप होगा। ऐसे क्या लोग हैं सर कानून में बैठे हुए। ये तो उस आपको कहना कि जब एक क्रोनी कैपिटलिज्म जब देश में हावी होता है अब अर्थनीति पर, जी तो जितने इस तरह के काम हैं जी उसको काफ़ी बल मिलता है। जी तो आप देख रहे हैं कि अभी सारे संवैधानिक संस्थाओं पर इस सरकार ने, मोदी के सरकार ने कब्जा कर लिया। वो जानते हैं कि सरकार हमारी है, जी हमको कुछ नहीं होगा, हम हिंदू हैं, हमको सब अधिकार है बलात्कार करने का, किसी का जमीन कब्जा करने का, हत्या करने का, जबरदस्ती घर में घुसने का। जी सिर्फ एक होना चाहिए लाइसेंस कि हम हिंदू हैं या हम भाजपाई हैं। नहीं, हिंदू है। अच्छा, हिंदू हैं और भाजपाई है। लेकिन जो हिंदू इसके विरोध में बोलते हैं उनको भी जेल भेज दिया जाता है। उस समय सनातन धर्म नहीं आता। सत्ता के खिलाफ अभी जितने लोग बोलने वाले हैं, लिखने पढ़ने वाले या एक्टिविस्ट, उन सबों को बोलने पर, आंदोलन करने पर जेल भेज दी जाती है। जी जी। अभी यूएपीए कानून लगभग हजारों लोगों, ऐसे लोगों पर लगा हुआ है जिसने सरकार के खामियों को, नक्सलाइट के जल जंगल जमीन को जो कॉरपोरेट घरों को सौंपने के खिलाफ जो बोले हैं, लिखे हैं, जो लड़े हैं, वो यूएपीए के कानून के तहत जेल में है। अच्छा। वो सभी हिंदू हैं। हिंदू मतलब बीजेपी का हो, जो बलात्कारी हो, जो अपराधी हो, जो व्यापारी हो, उसी हिंदू से उनको मतलब है। जी जी जी। आम हिंदू के वो दुश्मन है। और जहाँ तक 4 लेबर कोड का मामला है, आपको ये बता दें कि हम 20 तारीख को, ये सरकार इतना फ्रॉड है, इतना फ्रॉड है, 20 तारीख को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्री बजट कंसल्टेशन के लिए ट्रेड यूनियन लीडरों को बुलाई। वहाँ पर बातें हुई। 4 लेबर कोड को अधिसूचित करने की, वापस लेने की बात हुई थी। एक इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है, हिंदुस्तान के संस्था, आईएलओ के तर्ज पर 1942 में बनी थी, जो लेबर के रिप्रेजेंटेटिव, मालिक के रिप्रेजेंटेटिव और सरकार के रिप्रेजेंटेटिव बैठ के इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के सम्मेलन में जो प्रस्ताव पारित होता था उसको देश में लागू कैसे किया जाए और मजदूरों की स्थिति को कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए वो संस्था थी। 14वीं सरकार में आए 15 के बाद 15 में एक बैठक हुई थी जिसका अनुशंसा इन्होंने अभी तक पब्लिश नहीं किया। उसके बाद मीटिंग ही नहीं बुलाया, आज तक नहीं बुलाया। ये पहला है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का। 20 के मीटिंग में ये सब बातें हुई। उन्होंने वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया, ठीक है आप लोगों की बात सुने, हम इस पर हम कार्रवाई करेंगे। और 21 तारीख को इसको अधिसूचित कर दिया। तो मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। वही लेबर कोड का हाल है। पढ़ने में, देखने में, सुनने में ये लगेगा कि बहुत अच्छा है माने ये कोड, लेकिन इसका जो माने भाव है वो मजदूर के खिलाफ है। यह एक तरह से अभी नई श्रम नीति 2025 भी ये लाने वाले हैं। अच्छा। उसमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क शास्त्र, नानक स्मृति, विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों से उद्धरण लिया गया और उसमें श्रम को सेवा का रूप दिया गया है। अच्छा। कि यह धर्म है।
आप सेवा करते हैं, यह बहुत बड़ा धर्म आप कर रहे हैं, धर्म कमा रहे हैं। आप सेवा करते जाइए लेकिन वेतन मत मांगिए। मालिक जिसकी सेवा कीजिएगा उसको जो मन होगा, इच्छा होगा, वो दे देंगे, वो आपको देगा। अब इस तरह से राइट टू जॉब, राइट टू सैलरी का अब कंसेप्ट खत्म हो गया। अब है, कहते हैं कि हम सबको पेमेंट करेंगे बैंक में। अब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का ला रहे हैं प्रावधान। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट मतलब विज्ञापन ही होगा कि ये काम, इतनी वैकेंसी इस विभाग में है 3 वर्षों के लिए। अच्छा, जैसे फोर्स में अग्निवीर आया है, उसी तरह से हिंदुस्तान के सारे क्षेत्रों में ये लाने जा रहे हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, मतलब नियत अवधि का रोजगार। अब नियत अवधि के रोजगार में आपको होगा, विज्ञापन निकलेगा, आप भरिएगा, तो आप जिस समय उस फॉर्म को भरिएगा तो आप इस कंडीशन को मान रहे हैं, इसलिए 3 साल के बाद आपको हटा देगा। आपको कोई विरोध करने का अधिकार नहीं रहेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब पहले था कि 300 मजदूर, पहले 100 मजदूर करते, 100 मजदूर जहाँ काम करते थे, 100 और उससे अधिक, उस कारखाने में मालिक न ले ऑफ कर सकता था बिना सरकार के अनुमति का, न क्लोजर कर सकता था, न रिट्रेंचमेंट कर सकता था। अब हो गया 300। अब हो गया 300। अब कोई भी प्राइवेट कंपनी आज के तारीख में मास्टर रोल पर रिकॉर्ड में 300 से कम ही मजदूर रखता है, बाकी को आउटसोर्सिंग से जैसे तैसे काम चलाता है। तो अब लगभग 90% कंपनियां इस कानून के सुरक्षा जो मजदूरों को थी उससे वंचित हो जाएंगे, और मालिक को जब मन होगा तब छांटेगा, जब मन होगा रखेगा, जब मन होगा कारखाना बंद कर देगा। कार्य के घंटे भी अब जो निश्चित थे सो नहीं रहे, हड़ताल करने के का भी अधिकार नहीं रहा। कानून में जितने कानून के उल्लंघन करने पर मालिकों पर जो कानूनी शिकंजा था वो सब हटा लिया गया है। अच्छा। लेकिन हड़ताल को अवैध घोषित करके नेता को जेल भेजना, और सिर्फ नेता को ही नहीं, मजदूरों को ही नहीं, जो कोई भी उसके सपोर्ट में बोलेगा, अच्छा, उसको भी जेल भेजने का प्रावधान इस एक्ट में किया गया। माने समर्थकों को भी। मतलब वो पुरानी जो जागीरदारी व्यवस्था थी, जो बंधुआ मजदूरी की व्यवस्था थी, जो गुलाम मजदूर की स्थिति थी, धीरे धीरे उसी और देश को ले जाया जा रहा है। इसलिए मनुस्मृति पढ़ाया जा रहा है, और मजदूर पढ़ रहे हैं, अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन हम लोगों का यह ड्यूटी बनती है कि हम इस खतरे का काफ़ी सघन प्रचार अभियान चला के मजदूरों को जागरूक करें, और एक निर्णायक और तेज लड़ाई शुरू करें। और जो होना है, ठीक है, आप झूठ बोल के कुछ देर के लिए लोगों को ठग सकते हैं, लेकिन जिस दिन सच्चाई मजदूर आम जनता जानेगी, उस दिन एक प्रबल माने विरोध होगा और इस सरकार को जाना पड़ेगा। इस कड़ी में 26 नवंबर को हिंदुस्तान के सभी ट्रेड यूनियन बीएमएस छोड़ के, आश्चर्य एक बात का और है कि इस लेबर कोड का समर्थन बीएमएस करती है, जो कहता है अपने आप को मजदूर का संगठन, लेकिन वह भी पूंजीवाद का समर्थक है, वह भी इस अडानी अंबानी का पक्षधर है, इसलिए इस लेबर कोड का वो समर्थन कर रहा है। उसको छोड़ के सभी ट्रेड यूनियन और सभी संयुक्त किसान मोर्चा पूरे हिंदुस्तान के राज्य के राजधानियों में और जिला केंद्र में, जिला मुख्यालयों में एक मजदूर विरोधी, किसान विरोधी जो नीतियां वर्तमान में चल रही है, इसके खिलाफ 26 तारीख को एक व्यापक आंदोलन होगा। आप उस आंदोलन को, वह
12 बजे गांधी मैदान गेट नंबर 10 में सभी जुटेंगे। वहाँ से प्रदर्शन निकल के जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाए। अभी आप अजय जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि भारत सरकार ने जो 4 लेबर कोड लाए हैं उससे मजदूरों की स्थिति यह हो जाएगी कि उन्हें सामूहिक आत्महत्या करना पड़ेगा। ये रेट जो बता रहे हैं मजदूरी का रेट 178 रुपया, उससे तो ये है कि 6000 का भी महीना नहीं होगा और उनके काम के जो घंटे हैं वो भी बढ़ जाएंगे। अधिकार जो थे उनकी कटौती कर ली गई। मिल मालिकों को या कंपनी मालिकों को जो कानूनी शिकंजा था उसको भी हटा लिया गया। इस विषम परिस्थिति में लेबरों को, मजदूरों को जागने की ज़रूरत है और इस आंदोलन को जो 26 तारीख को होना है या उसके आगे होना है, अपने अधिकार के लिए एक होने की आवश्यकता है। धर्म की बात जो है उसमें तो स्थिति यह है कि जो लोग थोड़ा सा भी पॉपुलर हो जाते हैं धर्म के नाम पर, वह किसी न किसी राजनेता का गुणगान करने लगते हैं। जैसे अभी प्रदीप मिश्रा ने अमित शाह को शंकर भगवान का अवतार ही बता दिया। इससे ज़्यादा सनातन धर्म के लिए अशोभनीय क्या हो सकता है। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।